हेलो दोस्तों, राहुल एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो मैथ सॉल्यूशन से पहले आपको कुछ सूत्र और कुछ फार्मूले की आवश्यकता होगी, परिभाषा की, जो आज हम आपको क्या करेंगे तो देंगे, और कल आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो दिया हुआ है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होता क्या है? तो संख्या पद्धति यही होता है कि संख्या के बारे में जानना, संख्या के क्या संख्या है नहीं है ये सब जानना होता है। जैसे संख्या प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, इसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। चलिए उसके लिए हम आज आपके लिए कुछ नोट्स तैयार किए हैं, सो हम देख लाते हैं। पहला है प्राकृत संख्या। क्या है? पहला प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होता क्या है? तो प्राकृत संख्या वो होता है जो गिनती की संख्या हो जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, जो 1 से स्टार्ट होता है और एक एक करके आगे की ओर बढ़ते जाता है। और दूसरा होता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या जैसे 1 2 3 4 5 होता है, उसी में हम पहले तो जीरो जोड़ देते हैं, जीरो और जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे देखो 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक से लेकर के आगे एक से बढ़ते हुए गिनती की संख्या जो है हमारे प्राकृत संख्या, उसी में हम क्या करते हैं तो जीरो को जोड़ देते हैं। तो उसी पे बनाए हैं गिनती की संख्या से पहले शून्य लगा देने पर बनी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक, या नहीं तो ये भी कर सकते हो। उसका दूसरा परिभाषा, वे धनात्मक संख्याएं जो शून्य से होकर अनंत तक जाती हैं। कहने का मतलब जो शून्य से स्टार्ट होगा, जैसे एक जी 0 1 2 3 और अनंत जाते जाएगा, जिसका कोई लास्ट नहीं होगा और बढ़ते ही जाएगा, तो ये क्या होगा? हमारा पूर्ण संख्या होगा। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक को हम क्या करते हैं तो इंटीजर के नाम से जानते हैं। पूर्णांक को हम इंटीजर के नाम से जानते हैं। और इंटीजर क्या होता है तो जो सभी धनात्मक संख्या का जैसे प्लस में 1 2 3 4 5 6, और सभी ऋणात्मक संख्या जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और 0, तीनों को मिला करके जो एक संख्या नया संख्या बनता है वो है हमारा क्या होगा? पूर्णांक होगा। जैसे -3 इन्फिनिटिव से आते हुए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, यहाँ देखो दिए हुए हैं, जिसे हम जेड से सूचित करते हैं। और जेड जो है शब्द जो है जर्मन से लिया हुआ है, जर्मन का शब्द है। जेड जो लेते हैं कहाँ का शब्द है? जर्मन का शब्द है। और यहाँ जेड शब्द जो है जेहलिन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जेहलिन से लिया गया है, जिसमें जेहलिन का शब्द अर्थ होता है क्या होता है? गिनना। जेहलिन का अर्थ क्या होता है? वह गिनना होता है। और जहल का, और चहल जिसका अर्थ होता है संख्या। एक तो जेहलिन हो गया जिससे गिनना होता है, और जेहलिन से हमको जेड से सूचित किया जाता है, पूर्णांक लिया हुआ है। और दूसरा जहल, चहल जिसका अर्थ क्या होता है? संख्या। इसके बाद अगला है परिमेय संख्या। अगला क्या है? परिमेय संख्या, जो कि आपके चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में विभाजित लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, सभी के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वही लिखे हैं कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर हो न हो। ठीक, रेशनल शब्द की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द के रेशियो से हुई है। रेशनल शब्द यानी कि परिमेय संख्या का उत्पत्ति जो हुआ है कहाँ से हुआ है? रेशियो शब्द से हुआ है। ठीक, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, और रेशियो परिमेय संख्या को हम भी p बटा q के रूप में ही लिखते हैं, इसीलिए रेशनल शब्द रेशियो शब्द से ही हुआ है। ठीक, या नहीं तो इसको हम ये कह सकते हैं
परिमेय संख्या वे सभी संख्या होते हैं जिन्हें दो पूर्णांक के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 5/4 हुआ, -5/3 हुआ, -3/2 होगा, 8/7 हो गया, 0 हो गया। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को दो तरह से हम लिख सकते हैं। पहला तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2, 5 + √2, 3 + √2, 7 + √2, 7 + 3 √3, 3 + √3 या 3√3। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या का सिंपल याद इस तरह से रखना कि जिस संख्या का हम पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जैसे 4 का तो वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, तो परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि 4/1 हो जाएगा। जैसे √3 हो गया, √3 का हम पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो इसलिए क्या होगा? √3 अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, इसी तरह होता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिनका मौसा 1 होता है। 7 गुणज जो होता है 1 होता है, गुणनखंड। जैसे 5 6 हो गया, 5 8 9 हो गया। वो सअभाज्य संख्या हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समूह में होता है जिनका मौसा 1 होना चाहिए। जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 3 अंक में 2 अंक में हो गया, लगातार 2 संख्या से ले लो। 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। विषम संख्या भी 2 ले सकते हो, लेकिन जिनका मौसा 1 होना चाहिए, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 9 हो गया, 17 हो गया। ये कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक, तो ये सअभाज्य संख्या होगा। इसके बाद है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ये आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या किए हैं? दर्शा दिए हैं, ताकि अगला कहूँ चैप्टर में मिल जाए, या कहीं भी कोई आपसे पूछ ले कि वो अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो इसके लिए हम जब संख्या पद्धति पढ़ा ही रहे हैं, तो उसमें हम सोचे कि इसको भी ऐड कर देते हैं। तो भाज्य संख्या होता है वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4 हो गया, 4 में 1 से भी लगता है, 2 से लगता है, 4 से भी लगता है, इसका 3 गुणनखंड हो गया। तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। 6 हो गया, जिसमें 6 में देखो 1 से भी लगता है, दूसरा 2 से लगता है, तीसरा 3 से लगता है, 4 से लगता है, 6 से लगता है चौथा। तो 4 गुणनखंड हो गया इसका। तो ये भी क्या हो गया? भाज्य संख्या। यही समझो ना कि 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए सिंपल बातों में। या नहीं तो ये भी बोल सकते हो, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी लगे संख्या से पूरा विभाज्य हो। तो देख लो 6 जो है 1 से भी कटता है और 6 से भी कटता है, उसके अलावा भी कटता है 3 से, 2 से। तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या वे